Education technology has spread into all our fields, whether it is educational field or medical field, etc. So I think we must be well aware with various approaches used in educational technology. And dear learners, I have already uploaded my videos on educational technology as well as various approaches used in this technology. Welcome all in my channel all about education, and I have already uploaded videos on two approaches, that is the hardware approach and software approach. And today in this video we are going to discuss about system approach. तो लर्नर्स, आज हम जो बात करेंगे वो है प्रणाली उपागम यानी कि सिस्टम अप्रोच, और इसको एजुकेशन टेक्नोलॉजी का टाइप 3 अप्रोच भी कहा जाता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हमने अलग अलग जाना हमारे वीडियोस में, और आप चेक कर सकते हैं कि क्या होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। लेकिन जब हम इन दोनों प्रणालियों को वेल बैलेंस्ड तरीके से, अच्छे से, सक्सेसफुली, प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करते हैं तो वो हमारा बन जाता है सिस्टम अप्रोच। इस प्रणाली के अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का बहुत साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग एक इफेक्टिव, प्रभावशाली व बैलेंस्ड, संतुलित समाधान या सल्यूशन या आंसर निकाला जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिस्टम अप्रोच एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है, जिसमें हम कठोर उपागम व कोमल उपागम दोनों का प्रयोग करते हैं, यानी कि बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेस आर यूज्ड इन अ प्रॉपर बैलेंस। सो शुरू करते हैं आज का हमारा जो डिस्कशन है। डिस्कशन शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं। किशो और मिश्रान ये कहते हैं कि जो सिस्टम अप्रोच है वो एक तरीका है जहां पर हम बहुत ही अच्छे तरीके से और कम खर्च में, कम व्यय में, बहुत ही इंटेलिजेंटली, बुद्धिपरक ढंग से हम किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। यानी कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उद्देश्य प्रभावशाली व आर्थिक रूप से बुद्धिमान विधि को खोजना, जिससे शिक्षा की समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से समाधान किया जा सके। वहीं हमारे जो डॉक्टर कुलश्रेष्ठ हैं वो कहते हैं कि ये एक स्ट्रैटेजी है, यह एक तरीका है, यह एक रणनीति है, यानी कि यह शिक्षा के उत्पाद तथा प्रक्रिया को प्रबंधित करने, नियंत्रित करने तथा सुधारने की रणनीति है। तो जब हम चाहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो तो उसके लिए सिस्टम अप्रोच बहुत ही कारगर साबित होता है। यानी कि जो प्रणाली उपागम है ये शिक्षा की जितनी भी आवश्यकताएं हैं या समस्याएं हैं उनको सही तरीके से पहचानता है, फिर निष्पत्ति उद्देश्यों का निश्चय करता है, समस्याओं के लिए तर्क एवं विश्लेषण करता है, और कौन सी तकनीकी द्वारा उस समस्या को हम सुधारेंगे, व्हाट आर दोज मेजर्स विच कैन बी यूज्ड टू ओवरकम दीज डिफिकल्टीज। तो इसके लिए जो सिस्टम अप्रोच है ये बहुत ही बेहतर माना गया है। तो अगर हम इसको और विस्तार से इसके बारे में जानें तो कहीं ना कहीं चूंकि हम समस्याओं को देख रहे हैं और उनका समाधान ढूंढ रहे हैं जिससे कि हमारी शिक्षा बहुत ही बेहतर और प्रभावशाली हो, तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। यानी कि जो अधिगम करता है उसके आधार पर ही ये उपागम बनाया गया है, यानी कि ये अधिगम करता केंद्रित पद्धति है। तो इट इज लर्नर सेंटर्ड वेयर लर्नर इज इन फोकस एंड ऑल द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द लर्नर इन द एजुकेशन इज टेकन अप। इस अप्रोच में हम समाधान तो ढूंढते ही हैं, इसके अतिरिक्त जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको विकास करने में, उसको विकसित करने में और इस प्रक्रिया में आने वाली सारी समस्याओं को दूर करने में बहुत मदद करता है। और आपके सामने एक सूत्र जैसा आ रहा है कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू सिस्टम अप्रोच। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, ये एक तरीका है जहां पर दोनों ही उपागमों का बहुत ही संतुलित ढंग से प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि जो सिस्टम अप्रोच है इसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मैंने अभी बताया कि ये प्यूपिल सेंटर्ड है,
छात्र केंद्रित व समस्या केंद्रित है। यानी कि छात्र है तथा छात्र से जुड़ी कोई भी समस्या है उसका निराकरण करने के लिए सिस्टम अप्रोच बना हुआ है। इसके अतिरिक्त ये जो हमारी शिक्षा तंत्र है वो ये मानता है सिस्टम अप्रोच की जो हमारा शिक्षण तंत्र है ये एक प्रक्रिया है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस और सिस्टम अप्रोच हमेशा लागू करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर यह ये भी मानता है कि शिक्षा जो है ये एक सामाजिक तथा एक तकनीकी प्रक्रिया है और इसका एक तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अतिरिक्त ये भी इस बात पे बल देता है कि हमारी जो सिचुएशन है, जो हमारी परिस्थिति है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे क्या क्रिया करेंगे, हमारा क्या पथ रहेगा, क्या रास्ता रहेगा, उसको भी वो तय करता है। तो इट डिसाइड्स द कोर्स ऑफ एक्शन। और एक तरह से हम ये कहें कि ये समस्या केंद्रित है, जो भी हमें समस्या आ रही है, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उसके आधार पर हम अपना कदम तय करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले किया जाता है वो ये कि छात्रों की जो प्रीवियस नॉलेज है यानी कि पूर्व ज्ञान है उसकी विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण करने के आधार पर ही हम समस्या को लेते हैं और उसको सुलझाते हैं। यानी कि ये पूरे तंत्र को एक प्रक्रिया मान के चलता है। यहाँ पे बच्चों के व्यवहार क्या है, बच्चों की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, क्या उनकी काबिलियत हैं, किस प्रकार का अधिगम प्रक्रिया चल रही है, छात्रों में किस प्रकार का बदलाव आ रहा है शिक्षा में, और शिक्षा के उपरांत हमें छात्रों में क्या परिवर्तन देखने को मिला, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ये जो सिस्टम अप्रोच है ये मूल्यांकन पर बहुत ज़्यादा बल देता है, बहुत एम्फेसिस करता है कि the assessment should be done about the progress of the child, how the child is progressing, स्टूडेंट कैसे आगे बढ़ रहा है, उसकी प्रोग्रेस कैसे हो रही है, उसका विकास कैसे हो रहा है, उसमें कितना सुधार हो रहा है, और फिर उसके आधार पर फीडबैक लेना, पृष्ठ पोषण लेना, ये तय करना, ये सब सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत आता है। तो ये हम कह सकते हैं कि सिस्टम अप्रोच एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से बढ़ने वाली क्रिया है, जहाँ पे शुरुआत एक प्रॉपर प्लानिंग से होती है, एक सही ढंग से उपयुक्त हम एक नियोजन तैयार करते हैं, एक रूपरेखा तैयार करते हैं, और फिर उसके आधार पर हम क्रियान्वयन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और जब क्रिया हो जाती है, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो हम उसका मूल्यांकन भी करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि जो सिस्टम अप्रोच है उसको लागू करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या सोपान हैं, कैसे किया जाता है इसको। तो सबसे पहले जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम उद्देश्यों का निर्धारण करें। जब भी हम कोई कार्य करते हैं लर्नर्स, वी शुड ऑलवेज think that why are we doing this job, why are you doing this task, there must be certain objectives behind this task to be done. So जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं, और उद्देश्य निर्धारण से पहले आप प्रणाली उपागम का प्रयोग होता है जिससे कि हम जान सकें कि मौजूदा संसाधन, योग्यता, छात्रों के स्तर क्या है, और उनको ध्यान में रखकर हम उद्देश्यों का निर्माण कर सकें। उसके बाद हमारा आता है कि हम जो पूर्व ज्ञान है उसका मूल्यांकन करें, और तभी हम कोई उद्देश्य के आधार पर जो भी हमने तय किया है, क्रिया करी है, उसका असेसमेंट करें, उसको जांच करें, और छात्रों का पूर्व ज्ञान जांचने के बाद हम जान पाएंगे कि हमारे जो शिक्षण कार्य है उसका हमारा लक्ष्य क्या है। द अल्टीमेट गोल ऑफ टीचिंग इज टू ब्रिंग एक्सपेक्टेड चेंज इन द बिहेवियर। क्योंकि हम जानते हैं कि हम छात्रों को जो प्रविष्ट व्यवहार है, यानी कि जब छात्र आता है पढ़ने के लिए, यानी कि वो इनपुट है, वो हमारे लिए रॉ मटेरियल है। फिर एक प्रक्रिया होती है जहां हम उसको अधिगम अनुभव देते हैं, जहां हम उसका शिक्षण कार्य करते हैं। फिर उसके बाद, उस प्रक्रिया के बाद हमको जो छात्र मिलता है वो हम उसको जांचते हैं, हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आए। क्योंकि शिक्षा का मुख्य और आखिरी उद्देश्य है व्यक्ति में, अधिगमकर्ता में व्यवहार परिवर्तन लाना, एक सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन लाना, एक पॉजिटिव बिहेवियरल चेंज लाना। और इसको जांचने के लिए हमें मूल्यांकन करना पड़ता है, और मूल्यांकन से हमें पता चलता है कि जो आउटपुट है, जो उत्पाद है, यानी कि जो छात्र पढ़कर शिक्षित होकर निकला है उसमें क्या बदलाव आया है, तो वो छात्र हमारा आउटपुट हो जाता है। इसलिए हमें उसके आधार पर ही
जो हमारा तीसरा स्टेप है कि हमें उसके आधार पर ही टेक्निक्स तय करनी है, स्ट्रैटेजीज बनानी है, रणनीतियां तैयार करनी है, उसी आधार पर हम पढ़ाएंगे। यानी कि उद्देश्य व पूर्व ज्ञान शिक्षक को उत्तम तकनीक व युक्तियों के चुनाव में सहायक होता है। उसके बाद हम तय करते हैं कि हमें कौन से, अगर हमने स्ट्रैटेजीज हमारे पास है, हमारे पास रणनीतियां हैं, प्रविधियां हैं, तो हम उसके आधार पर हम सामग्री व माध्यम का चुनाव कर सकते हैं कि हमको कैसे पढ़ाना है, किन किन चीज़ों का यूज़ करना है, कौन सी सहायक सामग्री होगी, कौन से एड्स होंगे, उन एड्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, कंप्यूटर से यूज़ करेंगे या चार्ट से पढ़ाएंगे या मॉडल से पढ़ाएंगे, तो हम कौन सी प्रणाली यूज़ करेंगे, हार्डवेयर कितना होगा, सॉफ्टवेयर कितना होगा, ये सारी चीज़ें हम तय करेंगे। और उसके बाद हमारा आता है कि जो भी उसमें तत्व हैं, यानी कि उनके जो कार्य हैं उनको तय करना, डिसाइडिंग द फंक्शंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम। तो हमारे जो सिस्टम है उसमें कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं। हमारे में है टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ विशेषज्ञ होते हैं, विशिष्ट लोग होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, उनके उत्तरदायित्व होते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, सबकी भूमिका तय होती है, सामान, वस्तु, विषय वस्तु, सामग्री, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये सब हमारे सिस्टम के एलिमेंट्स या तत्व हो जाते हैं। फिर हम इसका हम क्रियान्वयन करते हैं कि जो भी हमने जो भी सामान या एलिमेंट या तत्व हैं हमारे पास या कंपोनेंट्स हैं, उन सबको हम एक कोऑर्डिनेशन में, एक समन्वयन में लाते हैं। क्रियान्वयन करने से पहले हम उनका एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, उनको व्यवस्थित करना है, और उसके बाद हम एसेस करते हैं कि क्या आउटकम है, क्या उत्पाद मिला, क्या हमें रिजल्ट मिला, क्या निष्कर्ष मिला, जो हमने उद्देश्यों का निर्माण किया था। To what extent have they been achieved the objectives? So ये तय करना पड़ता है कि उद्देश्य किस हद तक उपलब्ध किए गए, ये हमको मूल्यांकन करना पड़ता है। और मूल्यांकन के आधार पर ही जो हमको फीडबैक मिलता है, जो हमको पृष्ठ पोषण मिलता है, हम आगे जितनी ज़रूरत हो उसमें हम बदलाव ला सकते हैं। तो सिस्टम अप्रोच एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से चलने वाली एक अप्रोच है। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से मुख्य तत्व वर्ग होते हैं, मेन एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम अप्रोच, वो है इनपुट, आउटपुट, लेकिन बीच में एक प्रक्रिया होती है, और एनवायरनमेंट। इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि क्लासरूम है, क्लासरूम में जो बच्चे हैं जिनको पढ़ाया जाना है वो इनपुट है, यानी कि रॉ मटेरियल है, अदा, जिसको हम अदा भी कहते हैं। तो इसमें वे सभी व्यवहार, क्षमताएं, किसी भी शैक्षिक व्यवस्था में शिक्षण कार्य शुरू करते समय शिक्षक, छात्र आदि जो होते हैं, ये सब अदा हो जाते हैं, इनपुट। उसके बाद एक प्रक्रिया चलती है, प्रोसेस चलता है। उस प्रोसेस में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलती है, यानी कि यहाँ पर वो सभी कार्य आते हैं जिनकी मदद से हम इनपुट या जो आगे चलकर हमको बिहेवियर में चेंज चाहिए, व्यवहार परिवर्तन चाहिए, वो सारी प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत आती है। यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सारे अनुभव आते हैं, पढ़ाना, एड का यूज़ करना, सहायक सामग्री का प्रयोग, परिस्थितियाँ, विषय वस्तु, स्ट्रैटेजीज, विधि प्रविधि, ये सब चीज़ें हमारी प्रक्रिया में आती हैं। फिर होता है आउटपुट, यानी कि प्रदा। प्रदा से यहाँ तात्पर्य है उस व्यवहार से, यानी कि जो आपके स्टूडेंट हैं उनमें क्या व्यवहार परिवर्तन आया है, आपके छात्र कैसे अब तैयार हो गए हैं एक उत्पाद के तौर पर, तो ये हम इसको हम प्रदा कहते हैं। तो ये आउटपुट है। लेकिन इसके अतिरिक्त एक चौथी चीज़ है, वो है वातावरण। यानी कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम में तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई लर्नर्स, कि इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है, अदा, प्रक्रिया, प्रदा। लेकिन जो पर्यावरण है, जो वातावरण है कक्षा का, यानी कि जो क्लासरूम है, कि क्लासरूम बड़ा है, उसमें हवादार कमरा है कि नहीं है, खुला कमरा है नहीं है, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, शोर तो नहीं हो रहा बाहर, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को प्रभावित करती हैं, अफेक्ट करती हैं। तो सिस्टम अप्रोच में ये एलिमेंट, ये तत्व बहुत मुख्य होते हैं जब भी हम प्रणाली उपागम को लेकर चलते हैं। तो लर्नर्स, आपको समझ में आया होगा कि प्रणाली उपागम क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए लाभकारी है, क्योंकि इसमें हर चीज़ एक नियोजित व संगठित तरीके से होती है, इन अ वेल प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। इससे क्या होता है कि इससे हर चीज़ तरीके से होती है, इसमें किसी प्रकार का शक्ति का
या साधनों का मिसयूज़ नहीं होता, कोई रिसोर्सेज मिसयूज़ नहीं होते हैं, और हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सी क्रियाएं हो रही है और हमको उत्पाद या रिजल्ट क्या मिलेगा। तो हर चीज़ बहुत बैलेंस तरीके से होती है। ये हमारे शिक्षा प्रणाली को बहुत ही प्रभावशाली इफेक्टिव बनाता है। इसमें हमको उद्देश्य हम परिभाषित कर पाते हैं। वी आर एबल टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स, वी आर एबल टू प्लान अवर वर्क, ऑर्गेनाइज अवर वर्क, वी आर एबल टू अरेंज द एड्स वी आर गोइंग टू यूज, जो भी हम एड्स यूज करेंगे, जो भी सहायक सामग्री यूज करेंगे, चार्ट, मॉडल, कंप्यूटर आदि, ये सारी चीज़ें हम करने में, हमको व्यवस्था करने में आसानी हो जाती है। और कहीं ना कहीं इससे विद्यालय भी उन्नत बनता है। द स्कूल ऑल्सो डेवलप्स, वो भी आगे बढ़ता है, बच्चे भी आगे बढ़ते हैं। जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है, अनुदेशन प्रक्रिया, वो कंट्रोल्ड वे में बहुत अच्छे से आगे बढ़ती है। तो हर चीज़ बहुत बैलेंस तरीके से होता है और इसका एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन लर्नर्स, हर चीज़ 100% अच्छी तो नहीं हो सकती है। सो दिस अप्रोच हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस, इसकी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ इसके जो रुकावटें होती हैं वो क्या होती हैं उसको जानेंगे। सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत समय व्यय होता है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमें देखना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, हार्डवेयर कहाँ यूज़ करना है, सॉफ्टवेयर क्या लेना है। तो काफ़ी हद तक इसमें टाइम टेकिंग है, समय लेता है, महंगा भी होता है, पैसे लगते हैं। और इसके अतिरिक्त ह्यूमन एफर्ट, यानी कि व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व है उसको भी बहुत अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। व्यक्ति को अपनी भी समस्याएं होती हैं जो शायद वो कर ना पाए, सिस्टम अप्रोच को लागू ना कर पाए, उसको ढंग से क्रियान्वयन ना कर पाए। और सारे कंपोनेंट्स, जैसे कई बार शिक्षक, टीचर, वातावरण, ये सब चीज़ें एक साथ कभी कभी एडजस्ट नहीं हो पाती, कभी कभी उनका समायोजन नहीं हो पाता। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर वर्ग अच्छे से कार्य कर पाए। बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, सिस्टम अप्रोच बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो हर किसी के बस की नहीं होता। इसके लिए व्यक्ति को बहुत ही क्वालिफाइड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, तभी वो कर सकता है। और अगर आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तकनीकी ज्ञान होना, टेक्निकल नॉलेज होना भी अति आवश्यक है। तो लर्नर्स, आपको समझ में आया होगा कि सिस्टम अप्रोच क्या होता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का वीडियो देखें तो आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो समझ में आएगा ही, सिस्टम अप्रोच भी समझ में आएगा। और अगर आपको कुछ और जानना हो, कोई सजेशन हो, कोई क्रिटिसिज्म हो, तो प्लीज़ पोस्ट इट इन माय कमेंट बॉक्स। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।